नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टायरो सिविल एकेडमी में। मैं हूं मनीष। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस लेक्चर का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा था, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, ठीक है, एनएनपी। अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम 3 मेथड्स की आगे बात करेंगे, जिसमें पहला वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकम मेथड, जिसको हम आय विधि बोलते हैं। ऊपर वाले को उत्पाद विधि बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड मीन्स उत्पाद विधि। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम व्यय विधि बोलते हैं। अब हम इसको एक एक सेपरेटली देखेंगे। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। वैल्यू एडेड मेथड थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। According to this method, sum total of value added by all the producing unit। सभी जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं सभी की बात कर रहा है, ठीक है। जितने भी इंटरप्राइजेस वगैरह हैं, जो भी फर्म्स कंपनी है, सबकी प्रोड्यूसिंग यूनिट विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो सभी का क्या होगा, वैल्यू एडेड का टोटल हम जब निकालेंगे तो उसको बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इन जनरल टर्म ये समझिए कि जितने भी उत्पादन क्रियाएं हो रही हैं, उत्पादन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, सभी का हम क्या करेंगे, एडिशन को लेंगे, ठीक है। वैल्यू एडेड आगे हम समझेंगे वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द, देखिए अब यहाँ पे एक टर्म है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म आपको मिला। फर्स्ट मिला इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड। 3 टर्म हम यहाँ पे बात करेंगे। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। हम फर्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं, मार्केट वैल्यू की बात करता है। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इफ द इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट जितना भी हुआ है, अगर अकाउंटिंग ईयर जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस ईयर में वो पूरा बिक जाता है, क्या होता है, सोल्ड, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स। मतलब जितने भी सेल्स हुआ है, मतलब पूरा सेल हुआ है, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, इक्वल टू सेल्स। इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना भी अकाउंटिंग ईयर में आप प्रोड्यूस्ड किए हैं सभी का सभी उसी ईयर में क्या हो, बिक जाए, सोल्ड हो जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करे, सोल्ड कर दे, सेल करे, नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है, ठीक है। तो इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। तो जो आउटपुट बच जाता है, बिक नहीं पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। अब इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। उस ईयर में स्पेशली क्या होता है, ये जो स्टॉक में परिवर्तन है उसको दिखाता है। हम ना इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज इन स्टॉक क्या होता है। तो चेंज इन स्टॉक इक्वल टू, या इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है, इट इज मेजर्ड as difference between closing stock and opening stock of the
अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ईयर, जिस ईयर की हम बात करें उस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ फार्मूला भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगी उसकी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब इस तरीके से अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स मतलब जो इतना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा आउटपुट किया गया है उसका वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, डेल्टा स्टॉक, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर में सारा आउटपुट अगर बिक जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। अगर आपके पास कुछ चीज़ें बच जाती हैं, बिक नहीं पाती हैं, अनसोल्ड सिचुएशन में रहती हैं, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या आ जाएगा, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। लैंड, लेबर, कैपिटल के अलावा जितना भी आप इनपुट प्रोडक्शन के समय लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हम पहले ही बताए थे आपको कि इसको हम रॉ मटेरियल के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, जिसमें आपका ये समझ लीजिए कि फाइनल गुड्स जो आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसमें आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जो चीज़ें नहीं है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में काउंट करेंगे। हम एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमारा फर्स्ट क्या है, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, हमारा इंटरप्राइजेज क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, थर्ड है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और हमारा लास्ट है क्या है, वैल्यू एडेड। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, फार्मर, हमारे जो कृषक हैं, कृषक मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन किए, ठीक है, और उन्होंने उसको 600 रुपये में सोल्ड किया, सेल किया। अब मान लीजिए 600 में हमारा क्या है कि 200 रुपये उन्होंने क्या किया, सीड्स वगैरह में, फर्टिलाइजर वगैरह में, इरिगेशन वगैरह में उनका खर्चा निकला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 200 रुपया इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। और एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 400 की, ठीक है। अब मान लीजिए कि गेहूँ को एक मिल के द्वारा खरीद लिया जाता है, ठीक है, फार्मर से एक मिल का जो ओनर है वो खरीदता है, और वो खरीदता है कितने में, 800 रुपये में। अब 800 रुपये में खरीद रहा है तो यहाँ पे कितने रुपए का वैल्यू एडिशन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का। कितने का कर रहा है ये, 200 रुपीज़ का कर रहा है। और तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। अब नेक्स्ट मिल से क्या करेगा, बेकर कोई है जो वो खरीदेगा और वहाँ पे वो उससे 1000 रुपये का खरीदेगा। इसने कितना किया, 200 रुपीज़ का इसने वैल्यू एडिशन किया। अब इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट कोई शॉपकीपर है जो बेकर के यहाँ से प्रोडक्ट खरीदता है और वो खरीदता है 1200 में, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू एडिशन कितना किया, 200 रुपीज़ का किया, और उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000। तो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000। अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 2600। आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एंड वैल्यू एडेड आपका कितना आया, 1000, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना है, 3600, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा 2600। हम इसको माइनस करेंगे, हमारा वैल्यू एडिशन कितना निकल के आ जाएगा, 1000। तो एक्चुअल में जो वैल्यू एडिशन है वो कितने का है, 1000 का। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा। तो ग्रास वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए जो उसको हम बोलते हैं, वहीं जीवीए आपने देखा। ग्रास वैल्यू एडेड बाई ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अगर हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमको जीडीपी क्या मार्केट प्राइस दे रखा है। अब इससे हम निकाल लेंगे क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इतना कैलकुलेशन के बाद आपका निकल के आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको देखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसको फर्स्ट हम समझते हैं कैसे आया ये। इसको अगर इतना प्रोसेस आपको बहुत पेचीदा हो गया होगा, अब हम समझते हैं। देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमको आपको पता था कि ये निकल के आ जाएगा क्या, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जो यहाँ पे आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। किसको घटाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम घटा देंगे तो आपको पता है मार्केट वैल्यू से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं प्लस सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, जो कि फार्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब घटाएंगे आप, तो आपका वैल्यू क्या निकल के आएगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हमारा मिल के क्या हो गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट के लिए एक हम लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक टर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका जो फॉर्मूला होता है या जो इसका डिफिनीशन ये है कि जो हमारे इंडियन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है वो कितना अर्निंग कर रहे हैं फॉरेन में, माइनस जो फॉरेनर हैं वो कितना अर्निंग कर रहे हैं हमारे इंडिया में। अगर दोनों का हम माइनस करके जो वैल्यू निकालेंगे वो निकल के आ जाएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम जोड़ देंगे किसमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये थोड़ा आपको पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन आप हमारी एक वीडियो पिछली वाली वीडियो जो देखेंगे, लास्ट वीडियो, उसमें हमने इसको अच्छे से बता रखा है। आप वहाँ पे एक बार थोड़ा सा ब्रीफली इसको देख लीजिए, स्पेशली जो टर्म है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वाला, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। इतना जो हमने करके रखा है डायग्राम से, होप आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उस पर प्लीज़ एक बार देख लीजिए। अब इनकम मेथड में हम समझते हैं। इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ फैक्टर्स पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है फैक्टर पेमेंट्स में, फैक्टर पेमेंट्स मतलब जो भी आप उत्पादन में जितने भी साधन लग रहे हैं उनको आप पेमेंट करेंगे। अगर लेबर हैं तो लेबर को पेमेंट करेंगे। आपने कोई भूमि ले रखा है, लैंड ले रखा है किराए पे, तो उसको आप रेंट देंगे। कैपिटल आपने लिया है तो उस पर आप इंटरेस्ट वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों जब आप एक पेमेंट करते हैं इनको, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, रेंट आप देंगे, इंटरेस्ट देंगे और जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्राइजेस है। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। श्रम हो गया, पूंजी हो गई, भूमि हो गया, ठीक है, उद्यमी हो गया, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकी काउंटिंग होती है। तो इसको आप पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें, उनका एक इनकम जनरेट होगा। बेसिकली इसी को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन वही है, सम टोटल ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी आप फैक्टर्स के द्वारा इनकम जनरेट की गई है उसको ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या निकालना है,
नेशनल इनकम, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू फाइंड आउट नेशनल इनकम वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू डोमेस्टिक इनकम। आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब ऐड करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है वो नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी आसान है, ये भी आपको समझना ज़्यादा टफ नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मेथड, national income is sum of expenditure on the purchase of final goods and services in an economy during a accounting year। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम क्या होगा, सम ऑफ एक्सपेंडिचर, जितने भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हैं उन पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, उन सब का जो एडिशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे नेट नेशनल इनकम हम क्या बोल सकते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम, तो इसमें कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, फिर जी मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंजम्पशन आएगा। आई मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, और नेट एक्सपोर्ट मतलब कितना आपने एक्सपोर्ट किया है माइनस आपने कितना इंपोर्ट किया है, एक्स माइनस एम। जब आप टोटल को ऐड कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखिए अब वहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने बताया था आपको वैल्यू एडेड वाले में, अब यहाँ पे थोड़ा वो पेचीदा था, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम कैसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आप ये पहले भी जान चुके हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी में से जैसे डिप्रिसिएशन आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा एनडीपी। यहाँ पे आपकी ग्रॉस वैल्यू से आपका नेट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने का मतलब कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे प्लस सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब हमें निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे तीनों टर्म क्या है। बेसिकली देखिए क्या है, हम समझते हैं तीनों को एक बार ब्रीफली। वैल्यू एडिशन मेथड, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका जो वैल्यू एडिशन हर एक स्टेप पे हुआ है, उस वैल्यू एडिशन को टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा। इनकम मेथड में क्या है कि जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स को, ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, कारक हैं, उनको जितना आप पेमेंट कर रहे हैं वो उनकी इनकम बनेगी। उस इनकम को आप जब ऐड कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम या इनकम मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस्ड हो रही हैं उसका जो खर्चे हो रहे हैं उस पर उसका जब टोटल एडिशन करेंगे, वो खर्चे चाहे एक कंज्यूमर करे, एक गवर्नमेंट करे या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, और क्या होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसको एक्स माइनस एम अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बोलते हैं, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड।